हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। ए का वह मान जिसके लिए फलन f(x) बराबर में a प्लस 2 x की घात 3 माइनस में 3 a x की घात 2 प्लस 9 ax माइनस 1 x के सभी वास्तविक मानों के लिए एक दिष्ट रासमान है। तो यहाँ पे a का अंतराल बताना है, कौन से अंतराल के बीच में a विद्यमान है, और बताना है कौन सा विकल्प सही है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो यहाँ पे देखो, इस तरह से समझो, कोई भी फलन y बराबर f(x) इस तरह से दे रखा है और इसका एक बार अवकलन करने पर dy बटा dx, या इसको कह सकते हैं f डेस x। अब मैं बोलूं कि अगर f डेस x का मान 0 से छोटा मिल जाएगा और इसके लिए अंतराल मेरे को मान लो a से लेके b के बीच में मिल गया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ये छोटा चिन्ह ले रहा हूँ और बराबर का चिन्ह नहीं ले रहा हूँ तो यहाँ पे खुला अंतराल आएगा। कई जगह रासमान को यहाँ पे देखो एक दिष्ट रासमान बोला है, मतलब निरंतर रासमान है, तो यहाँ पे ये 0 के बराबर नहीं लेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि यहाँ पे तो रासमान निकालना तो हमने सीख लिया। इसके अलावा मैं थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूँ। जैसे मान लो ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास एक द्विघात बहुपद है। मैं बोलता हूँ कि इसका जो है धनात्मक या ऋणात्मक मान कैसे निर्भर करेगा। तो मान लो दो केस में बना लेता हूँ। यहाँ पे पहले केस में बोलता हूँ a का मान 0 से बड़ा है और a का मान 0 से बड़ा है, इसका मतलब और d का मान जो है 0 से छोटा है। दूसरा केस में ये बना लेता हूं कि a का मान 0 से छोटा है और d का मान 0 से छोटा है। ये दो केस मैंने बना लिए। d क्या होगा यहाँ पे, d बराबर हो जाएगा b² माइनस में 4ac के बराबर। अब देखो a का मान धनात्मक है, मतलब जो परवलय का मुंह है वो ऊपर की तरफ खुल रहा है, और d का मान 0 से छोटा है, मतलब सारे के सारे काल्पनिक मूल है, ये x अक्ष को कभी नहीं काटेगी, ये द्विघात समीकरण के मूल कभी निकलेंगे नहीं। इसका मतलब ये होगा कि इस पूरे को अगर मैं f(x) मान लूं तो इसका मतलब यह है कि f(x) का मान 0 से बड़ा होगा। ठीक है, धनात्मक होगा। और इसी तरह अगर ये a का मान ऋणात्मक आ गया और d का मान भी ऋणात्मक आ गया, मतलब परवलय का मुंह नीचे की तरफ खुलेगा, तो पूरा का पूरा जो है ये ऋणात्मक के बराबर हो जाएगा। इसको मैं आगे भी समझा दूंगा। देखो f(x) जो दे रखा है इसको लिख लेते हैं पहले। f(x) बराबर में ये है a प्लस 2 गुणा में x की घात 3, आगे क्या दे रखा है माइनस में 3ax की घात 2, माइनस में 3ax की घात 2, आगे बढ़ते हैं, प्लस 9ax माइनस में 1, 9ax माइनस में 1, इस तरह से दे रखा है। अब देखो अवकलन तो अपने को करना पड़ेगा क्योंकि वर्धमान या रासमान मेरे को निकालना है। अवकलन कर लिया तो ये बन जाएगा 3a प्लस 2 गुणा में x की घात 2 माइनस में ये कितना बन जाएगा 6ax और प्लस में 9a, ये बन गया। अब ये बहुपद अपने पास आ गया द्विघात बहुपद, तो इसकी तुलना हम लोग कर लेते हैं ये जो मानक द्विघात बहुपद मैंने बताया इससे। तो इसमें सबसे पहली चीज कि हमें बोला गया है कि ये निरंतर रासमान फलन है, निरंतर रासमान फलन है। इसका मतलब हमें ये करना है कि f डेस x का मान छोटा होगा 0 से, f डेस x का मान छोटा होगा 0 से, मतलब 3 गुणा में a प्लस 2 गुणा में x की घात 2 माइनस में 6ax प्लस 9a का मान छोटा होगा 0 से। इसके लिए आवश्यक क्या है कि a का मान भी 0 से छोटा, मतलब x² का गुणांक 0 से छोटा होना चाहिए, और जो व्युत्कर है d वो भी 0 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले x² के गुणांक को 0 से छोटा करेंगे, मतलब 3 गुणा में a प्लस 2 जो है वो 0 से छोटा होगा, इसका मतलब a छोटा हो जाएगा -2 से। a -2 से छोटा हो गया और इसका अंतराल में देखूंगा तो इसका अंतराल आ जाएगा -अनंत से लेके -2 के बीच में, दोनों तरफ खुला अंतराल। ठीक है, पहली शर्त तो अपने पास ये बन गई, ये अपने पास आ गई पहली शर्त। अब दूसरी शर्त भी देख लेते हैं d के लिए। तो दूसरी शर्त में क्या होगा, हम यहाँ पे देखेंगे d बराबर में, d बराबर कितना हो जाएगा b², मतलब -6a इस पूरे का वर्ग, और माइनस में 4 गुणा में a की जगह क्या है 3 गुणा में a प्लस 2, और गुणा में c की जगह क्या है 9a, तो ये भी रख देंगे, और ये छोटा हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से हो जाएगा 36a²। फिर आगे बढ़ते हैं तो 4 तिया 12, 12 नाम की 108, तो 108 गुणा में a प्लस 2, और देखो a यहाँ पे भी है, a को भी रखेंगे। इसके बाद देखो 36a², इसको सही कर देंगे। देखो इसको सही करते हैं, या फिर एक काम कर लेते हैं, पूरे समीकरण में मैं 36 से भाग दे देता हूँ। 36 से भाग दूंगा तो इधर क्या बच जाएगा a² माइनस में 3, अब देखो अंदर गुणा करूंगा तो ये 3a² बन जाएगा, और यहाँ पे देखो फिर जो 3 बचेगा वो 2 से भी गुणा होगा, तो माइनस में 6a 0 से छोटा हो जाएगा। अब उसके बाद में देखो ये कितना बन जाएगा -2a² और माइनस में 6a 0 से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि -2 का भाग पूरे में दे दूंगा, तो a² प्लस में 3a जो है वो 0 से बड़ा हो जाएगा। ये निकल के आ गया। अब देखो इसके बाद हमारे पास असमीका बनेगी इस तरीके से, इसको गुणनखंड कर लेते हैं। a गुणा में a प्लस 3 जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे संख्या रेखा पर दर्शाऊंगा भी, -3 आ गया और ये 0 आ गया।
जब मैं 0 से बड़ा कोई भी मान रखता हूं तो ये धनात्मक देगा। -3 से 0 के बीच में कोई भी मान रखता हूं तो ये देखो, ये तो धनात्मक देगा लेकिन ये ऋणात्मक देगा, तो ये पूरा ऋणात्मक आ जाएगा। इसी तरह -3 से छोटा रखने पर दोनों ऋणात्मक देंगे, गुणा होकर धनात्मक हो जाएंगे। अब हमें धनात्मक वाला अंतराल लेना है, धनात्मक वाला अंतराल लेना है, इसका मतलब ये होगा कि ए का जो मान होगा वो माइनस अनंत से लेके -3 के बीच में आएगा, और साथ ही साथ 0 से लेके अनंत के बीच में आएगा। ये यूनियन या सम्मिलन का चिन्ह है। ये दोनों अंतराल अपने पास आने वाले हैं। और दूसरा, हमारे पास पहले अंतराल से क्या आया था, ए का मान माइनस अनंत से -2 के बीच में होगा। ए का मान जो है माइनस अनंत से लेके -2 के बीच में होगा। अब देखो, इन दोनों का उपनिष्ठ मेरे को लेना है, तो यहाँ पे दूसरी संख्या रेखा मैं बना लेता हूँ। एक मान यहाँ पे हो जाएगा -3, एक मान यहाँ पे हो जाएगा -2, एक मान यहाँ से हो जाएगा 0। अब देखो, यहाँ बना देते हैं इस तरीके से, 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये इस तरफ जाने वाला है। इसके बाद में यहाँ पे खुला अंतराल है, इसका मतलब ये गोला आएगा खुला। और इसी तरह -3 से छोटा है, इसका मतलब ये इधर जाएगा और ये छोटा गोला आ जाएगा यहाँ पे। और इसी तरह यहाँ पे भी देखेंगे तो ये भी इस तरफ जाने वाला है और ये छोटा गोला आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब देखो, इन तीनों में उपनिष्ठ जो होगा ना, वो इन तीनों में उपनिष्ठ, इन तीनों में नहीं, इन दोनों में उपनिष्ठ, एक तो इसमें और एक इसमें। तो ये वाला जो है ये तो अलग ही जा रहा है, तो इसको तो लेंगे ही नहीं। अब -3 और -2 दोनों से छोटा है, इसका मतलब -3 से जो छोटा आएगा ना, वो अंतराल अपने पास उपनिष्ठ बन जाएगा। -3 से माइनस अनंत से -3 के बीच में, मतलब कि ए का जो मान है वो -3 से छोटा हो जाएगा। इस तरह का ये अंतराल बन जाएगा। और देखो, माइनस अनंत से तो बड़ा होगा ही, तो ये पूरा अंतराल हम लोग ले लेते हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं कौन से विकल्प में ऐसा है। यहाँ पे देखो, माइनस अनंत से बड़ा और -3 से छोटा, लेकिन इसमें बराबर दे रखा है, तो ये बराबर अगर दे रखा है तो इसको गलत कर लेंगे, ये बराबर नहीं आना चाहिए। अब इसका मतलब भी मैं समझा देता हूँ। कई बुक्स में ऐसा होता है कि वर्धमान और एकदिष्ट वर्धमान, इसी तरह ह्रासमान और एकदिष्ट ह्रासमान को एक तरह से माना जाता है। और इसमें देखो, कभी कभी हमें बराबर भी दे रखा होता है और कभी कभी बराबर नहीं भी दिया होता है, लेकिन हम लोग एकदिष्ट वर्धमान या निरंतर ह्रासमान के लिए हम लोग ये बराबर का चिन्ह नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे अगर दे रखा है ना, तो वो गलत है। तो डी विकल्प इसमें माइनस अनंत से लेके -3 के बीच में बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।